हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म का पार्ट 2। ठीक है ना। कल आपने देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट से और अर्थ मैग्नेटिज्म, और लास्ट में जाकर के हम लोग पैराडाया फेरो वगैरह की प्रॉपर्टीज को, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये हमारा पूरा मैग्नेटिज्म आज कवर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर लास्ट में आपने प्रैक्टिस करनी है प्रॉब्लम्स की। एक और ज़रूरी बात, मैं आपके कल यूट्यूब के कमेंट पढ़ रहा था तो कई बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, सर 3 दिन है 4 दिन है तो काइनेटिक थ्योरी कवर कब होगा, कैसे होगा, कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। तो पहले तो दिन गिनना बंद करो। ठीक है ना। 4-5 दिन और फालतू लग जाएंगे, 30 की 35 हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर कवर हम लोग सारा करेंगे। ठीक है ना। अब शेड्यूल आपको बताइए कि ये मैग्नेटिज्म रहेगा, मैग्नेटिज्म के बाद ईएमआई एसी। ठीक है ना। ईएमआई एसी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा, और फिर आप यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वगैरह सीखना। ठीक है ना। तो सारी चीज़ A to Z जितनी भी है वो हमारी सारी की सारी कवर हो जाएगी। ठीक है ना। इसमें बीच में EM वेव भी आ जाएगा तो टेंशन मत लेना, सारी चीज़ इसमें ऑटोमेटिकली कवर होगी। तो पहले दिन गिनना बंद करो और पढ़ाई शुरू करो। तो अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म के अंदर सबसे पहले हम मैग्नेटिक डापोल की प्रॉपर्टीज स्टडी कर लेते हैं। तो एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डापोल की तरह काम करता है, मतलब बार मैग्नेट की तरह काम करता है, और उसका डापोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट इनटू एरिया। डायरेक्शन ऑफ डापोल मूवमेंट बिल्कुल वैसे ही देखा जाता है जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। सामने से देखना है हमेशा लूप को, राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है फिंगर्स को। तो जैसे मान लो करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो फील्ड भी हमारी तरफ होगी और मैग्नेटिक डापोल मूवमेंट भी हमारी तरफ होगा। फॉर्मूला जो मैग्नेटिक डापोल मोमेंट का होता है किसी भी सिंगल टर्न के लिए वो होता है I इंटू ए, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो यही फॉर्मूला हो जाता है NIA। डायरेक्शन समझ आई गया होगा, आसान सा रिजल्ट है। तो ये आपके सामने, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ये ध्यान रखना क्लोज लूप होना चाहिए। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो डापोल भी बाहर की तरफ, फील्ड भी बाहर की तरफ। क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो डापोल मोमेंट भी अंदर और फील्ड भी अंदर की तरफ होगी। अच्छा, इस सेक्शन में से जरूर एक से दो प्रॉब्लम आपको जरूर मिलेगा। कहां से मिलेगा मैं बता दूंगा आपको। एक तो टॉर्क और वर्क एनर्जी का कंसेप्ट मस्ट है, दोनों की मिक्सिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। ऐसी मिक्सिंग पर मैंने टेस्ट के अंदर सवाल रखे हुए, आप प्रैक्टिस करना। दूसरा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में थ्योरेटिकल सवाल क्यूरी लॉ वगैरह के ऊपर आपका आता है, तो वो थ्योरी आपको पढ़नी है, याद करनी है और उनके बिहेवियर को स्टडी करना है। तो दो न्यूमेरिकल और अर्थ मैग्नेटिज्म बीच में चल ही रहा है, जिसमें टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वगैरह भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। चलो मैं साथ साथ आपको बताते रहूंगा। अब आगे देखना। अब जैसे ये एक पेटेंटेड प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमें कर तो मैग्नेटिज्म में लेना चाहिए था जो पार्ट 1 था, बट मैंने उसको रोक रखा था पार्ट 2 के लिए ताकि एक साथ दोनों चीज़ें कवर हो जाए। तो मेरे पास एक वायर है, ठीक है ना, जैसे ये आप माइक की वायर ले लो, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ है L। अब हम करते क्या है, इस L लेंथ की वायर को सिंगल टर्न का एक लूप बना देते हैं। फिर इतनी ही लेंथ से आप देखो मैंने इसके n नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिए। ठीक है ना। तो हम करने क्या जा रहे हैं, फिक्स्ड लेंथ ऑफ वायर से एक सिंगल टर्न और फिर n टर्न्स का लूप बनाने जा रहे हैं। इसमें फील्ड और इसमें डापोल मूवमेंट, दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद कर लो। तो अगर हम सिंगल टर्न का यहाँ पर लूप बनाए तो फील्ड का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया म्यू नॉट I बाई 2R, वो आपने कल पढ़ा ही था। और इसका डापोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया करंट इनटू एरिया यानी I इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमने इसके एन टर्न्स बना दिए। जरा ध्यान रखना, लेंथ जो है वो फिक्स्ड है, तो जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस होगी उतनी इसकी होगी, और सब मिल मिला करके एल के बराबर होगा। तो यहाँ से मैंने सर्कमफ्रेंस को कंपेयर करके एल के बराबर किया, मेरे पास आर का वैल्यू आ गया 2 पाई आर बराबर एल करके, और ये आ गया एल बाई 2 पाई। यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकाली, वो आ गई एल बाई एन 2 पाई। अब क्या किया, दोनों के फॉर्मूलों के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। आपने डायरेक्ट तो करना नहीं है अभी इसको, तो अब आप डायरेक्ट याद रखो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट ये आता है कि अगर हम एन टर्न्स का लूप बनाते हैं बाय फिक्स्ड लेंथ ऑफ वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड उस एन टर्न्स के लूप पे एन स्क्वायर टाइम्स हो जाती है। मतलब अगर एक सिंगल टर्न के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो उसके एन टर्न्स बनाने पर मैग्नेटिक फील्ड एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो अगर हम 2 टर्न्स बनाएंगे तो 4 टाइम्स, 3 टर्न्स बनाएंगे 3 टाइम्स, बिना मॉडिफिकेशन के। इसी तरीके से एग्जाम में सवाल मिलता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो बोला उतना याद कर लो। ठीक है ना। तो एन टर्न्स के लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स लेंथ की वायर की एन स्क्वायर टाइम्स हो जाती है, जबकि मैग्नेटिक डापोल मोमेंट एन से डिवाइड हो जाता है। यानी मैग्नेटिक डापोल मोमेंट तो कम हो जाता है, बट फील्ड जो होती है वो एन स्क्वायर से बढ़ जाती है। तो दोनों रिजल्ट ध्यान रखो। अब सवाल ऐसे बनता है, कहता है एक
वायर है जिसका एक सर्कुलर टर्न लगा दिया गया या स्क्वायर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में एक ही रिजल्ट चलता है। तो हमारे पास एक वायर है फिक्स लेंथ का, उससे हमने एक सर्कल बनाया, उसके सेंटर, उसके अंदर करंट दौड़ाया, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, डापोल मोमेंट एम है। अब हमने उस सेम लेंथ के एन नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए या 2 टर्न्स बना दिए, नई मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो नई मैग्नेटिक फील्ड हो गई 4b, नया डापोल मोमेंट बताओ, तो आंसर हो गया m/2। इस तरीके से करके विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप एग्जाम के अंदर 4 नंबर ले सकते हो, ठीक है ना। प्रॉब्लम पेटेंटेड है, पहले बता रहा हूं मैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, हाँ ये प्रॉब्लम देखो, ये भी एक मतलब इसको भी वरदान मिला हुआ है कि ये भी बहुत बार पूछा गया है, कारण देख सकते हो आप, आईआईटी का प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, कहते हैं ये एक स्क्वायर लूप था, ठीक है ना। इस स्क्वायर लूप का आप देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही कह रही है, साइड लेंथ एल था, ठीक है ना, द लूप इज नाउ फोल्डेड, वो फोल्डिंग वोल्डिंग हम बाद में कर लेंगे। तो स्क्वायर लूप है जिसकी साइड लेंथ हमारे पास एल है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। इसका मैग्नेटिक डापोल मोमेंट हमने μ1 ले लिया, जिसका वैल्यू I इंटू एल स्क्वायर हो गया, यानी करंट इंटू एरिया हो गया। अब क्या किया गया, जैसे मेरे हाथ को आप स्क्वायर लूप ले लो, ऐसे इसको फोल्ड कर दिया गया 2 पार्ट के अंदर। तो ये आप 2 पार्ट के अंदर एक हॉरिजॉन्टल हो गया और एक वर्टिकल हो गया, इस तरीके से फोल्ड कर दिया। कहता अब डापोल मोमेंट बताओ, तरीका सुनो। अब तरीका ये है कि हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दोनों के डापोल मोमेंट के डायरेक्शन लेंगे। इसके डापोल मोमेंट का डायरेक्शन, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, डापोल मोमेंट ऊपर की तरफ आ गया, m2 नाम कर दिया, फॉर्मूला हो गया करंट इंटू एरिया, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आंसर हो गया L²/2। अब इसका डापोल मोमेंट देखते हैं, इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो डापोल मोमेंट इधर हो गया, मैग्नीट्यूड सेम हो गया। नेट डापोल मोमेंट इन दोनों का देखोगे तो √2 टाइम्स आ जाएगा, तो फाइनल μ2 का वैल्यू हो गया √2 टाइम्स I L²/2, यानी μ2 की वैल्यू हमारे पास आ गई I L²/√2। अब क्वेश्चन में क्या करना है, हमें μ1/μ2 का रेशियो निकालना है, तो बहुत आसान है, μ1 वो रहा, μ2 ये रहा, तो μ1/μ2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है। कि मैग्नीट्यूड का अगर हम रेशियो निकाले तो IL² डिवाइडेड बाय √2, और अब तो समझ ही गए हो आप, √2 आंसर आ गया, ऑप्शन हमारा सी इसमें करेक्ट हो गया। तो आईआईटी का भी सवाल कोई बहुत भारी सवाल नहीं है, इसी तरीके का आईआईटी के अंदर भी सवाल आता है और ये सेम एज इट इज मेडिकल में रिपीट होता है, इसलिए मैंने वो रख दिया आईआईटी के सवाल जो आप आराम से मेडिकल एग्जाम में देख सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ये हमारा टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन वाले कंसेप्ट हैं जो डापोल के अंदर आपने देखे थे। तो मैंने बोला था यहाँ मैं करा दूंगा पूरा, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर आपकी पूरी कवर हो जाएगी इंक्लूडिंग बार मैग्नेट। अब देखो ये हमारे पास करंट कैरिंग लूप है, ठीक है ना, करंट इसमें मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये इसकी ये इसके मैग्नेटिक डापोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक डापोल मोमेंट, अच्छा ये ध्यान रखना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी खुद की तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, खुद की फील्ड खुद के ऊपर टॉर्क नहीं लगाती, टॉर्क के लिए हमें चाहिए होती है एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड से मैग्नेटिक डापोल मोमेंट थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो ध्यान रखना हमें डापोल मोमेंट और फील्ड के बीच का एंगल चाहिए, फील्ड और लूप के प्लेन के बीच का एंगल नहीं चाहिए। जैसे मेरा हाथ, ठीक है ना, तो इस हाथ का अगर मान लो करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इसका मैग्नेटिक डापोल मोमेंट हो गया, इसको थोड़ा सा यूं टेढ़ा करके लगा रखा है, ये फील्ड हो गई, ये एक्सटर्नल फील्ड है, अब दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो टॉर्क डेवलप होगी और वो टॉर्क क्या करेगी, वो टॉर्क का पहले फॉर्मूला देख लो, m क्रॉस p होती है, जैसे वहां पर p क्रॉस e होती है वैसे यहाँ m क्रॉस p होती है। टॉर्क का काम होता है m को v की तरफ घुमाना, ठीक है ना, ताकि वो टॉर्क जीरो हो सके। तो हमने इस फॉर्मूले को एक्सपैंड किया और टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास आ गया mv sin थीटा, m की जगह हम पुट कर देंगे NIAB, तो कई लोग इसको याद कर लेते हैं, वो b ना sin थीटा, उसकी जरूरत नहीं है, आप mv sin थीटा याद रखो, इससे परफेक्टली आप सवाल को कर पाओगे, इसकी मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती। तो टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला आ गया mv sin थीटा, जहाँ थीटा मस्ट बी द एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है ना, मैग्नेटिक डापोल मोमेंट और फील्ड के बीच का एंगल। अब टॉर्क के 3 फॉर्मेट है, पहला m और b सेम डायरेक्शन में, ऐसा होने पर थीटा जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगी, और इस टाइप में जो इक्विलिब्रियम मिलता है उसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। स्टेबल क्यों, वो आगे आपको बता दूंगा, फिलहाल अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें करंट का डायरेक्शन मान लो पहले एंटी क्लॉकवाइज था, अब मैंने करंट का डायरेक्शन इसमें क्लॉकवाइज कर दिया, तो डापोल मोमेंट का डायरेक्शन पलट गया। अब दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया, टॉर्क अगेन जीरो हो गई, और ये भी इक्विलिब्रियम है, बट ये कौन सा इक्विलिब्रियम है ये भी अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल, क्यों बोलते हैं जस्ट इसके बाद आ जाएगा। अब सुनो, केस 3 है, m और b के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ऐसे में टॉर्क मैक्सिमम हो गई और मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू हो गया mb, ठीक है ना। तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया क्योंकि sin 90 का वैल्यू हमारे पास 1 हो गया, तो मैक्सिमम टॉर्क हो गई mb,
जीरो टॉर्क हो गई जीरो और 180 डिग्री पर। क्यों ही इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल, वो यहां मिलेगा। अब देखना, इस करंट कैरिंग लूप की जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस एम वैक्टर डॉट बी वैक्टर, और एक्सपैंड करने पर मिलेगा माइनस एम बी कॉस थीटा। अब सुनो क्यों होता है। अब थीटा अगर जीरो है तो टॉर्क तो आपको पता ही है जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम हो गई, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो ऐसे में जो इक्विलिब्रियम होता है उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब समझ आया। तो जब थीटा जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, कितनी होगी, माइनस एम बी, और ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। 180 होने पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी प्लस एम बी, और ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, 90 डिग्री पर टॉर्क मैक्सिमम बट पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपका फ्लो इसमें बना हुआ होना चाहिए। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पर, वो है वर्क डन का। तो अगर हमारे पास ये एक करंट कैरिंग रिंग है या करंट कैरिंग डापोल है, ठीक है ना, हम इसको टर्न कराते हैं। कहां से टर्न कराते हैं, फील्ड से। तो पहले फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड थी, फील्ड का स्ट्रेंथ बी था, डापोल मोमेंट इधर की तरफ था। हमने क्या किया, इसको उठा के यूं करके टिल्ट कर दिया, अगेंस्ट द फील्ड टिल्ट किया। तो पहले का एंगल थीटा 1 है, बाद का एंगल थीटा 2 है। तो ऐसा करने के लिए वर्क डन कितना होगा, ब्रह्मास्त्र चला दो, डब्ल्यू एजेंट की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर होगी, वो आप देख भी सकते हैं, मैंने वही चलाया है। और u2 माइनस u1 पुट करने पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इस वाले फॉर्मूले में थीटा 1 थीटा 2 मैग्नेटिक फील्ड से एंगल हो गए। हमें तीन तरीके की आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी होती है, वो आइडेंटिटी ये रही, cos 90 प्लस थीटा, ये आपको रटा हुआ चाहिए, ठीक है ना, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। इन आइडेंटिटी का यूज करके हम वर्क डन के कंसेप्ट को निकाल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट, 0 से 180 जब हम घुमाते हैं तो cos 0 होने पर 1 हो जाता है, 180 होने पर माइनस 1 हो जाता है, गैप मैक्सिमम हो जाता है और वर्क डन मैक्सिमम आता है। तो मैक्सिमम वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आती है 2 MB, और ये तब आती है जब 0 से 180 डिग्री पर हम कॉइल को रोटेट करते हैं। तो मैक्सिमम वर्क डन की वैल्यू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम टॉर्क हो गई। कान खोल के सुनना, तो मैक्सिमम वर्क डन की वैल्यू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम टॉर्क हो गई, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क एमबी के बराबर थी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वर्क डन हो गया ट्वाइस एमबी, दैट मींस ट्वाइस ऑफ टाउ के बराबर। तो ये भी थ्योरी में पूछा जाने वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। अब आप न्यूमेरिकल देखो, दो तरीके के न्यूमेरिकल इसमें मिलेंगे। एक इस टाइप का, इसको भी वरदान मिला हुआ है, ठीक है ना, बहुत बार आया है, ठीक है ना, और IIT JEE वालों ने भी पूछ रखा है इसको। तो वरदान है भाई, इसको मिला हुआ, तो उसका यूज करो आप। इसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। जैसा मैंने बताया, न्यूमेरिकल नीट एग्जाम में ये बड़े फेवरेट न्यूमेरिकल होते हैं इनके, टॉर्क और वर्क एनर्जी को मिक्स करके न्यूमेरिकल तैयार करते हैं। मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है, आप अच्छे से मन लगा के सीखना, एज दैट इज नीट में भी मिल जाना चाहिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से चीजें अरेंज करनी है। डिक्रीजिंग मतलब सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी 180 डिग्री पर, यानी 1 वाले की सबसे कम। फिर जैसे जैसे एंगल 0 की तरफ बढ़ता चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो, अच्छा 1 वाले की पोटेंशियल एनर्जी तो होगी मैक्सिमम, ठीक है ना। हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना, अरेंज दैम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कम होते हुए ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 1 वाले की मैक्सिमम हो गई। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब आप चेक करो, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, और ये वाला 90 डिग्री है। तो इस एंगल की पोटेंशियल एनर्जी इसके बाद आएगी, यानी U4, फिर आ जाएगा U2, और फिर लास्ट में आ जाएगा U3। तो 3 वाले की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, हाँ मिनिमम नहीं होगी बट इनमें सबसे कम होगी। तो ऑर्डर आप चेक करोगे तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता तो उल्टा करके लिख लो, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से अब आपको आसान सा तरीका था, सवाल भी सिंपल था बट था IIT का, इसलिए कराना जरूरी था। तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम भी आपके नीट एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट आप देखना, अब इस प्रॉब्लम को पढ़ो। इस प्रॉब्लम के अंदर टॉर्क और वर्क एनर्जी का मैंने मिक्सचर तैयार किया है। सवाल देखो, ये कह रहा है करंट कैरिंग लूप इज kept in magnetic field such that torque required to hold this loop is 10 Newton meter, ठीक है ना, when the plane of loop makes an angle of 30 degree from the direction of field। अब पहले इतनी कहानी को एक बार समझो। कहता है एक लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, ठीक है ना, उस पर लग रही है टॉर्क। उसको उस पोजीशन में होल्ड करने के लिए जितनी टॉर्क चाहिए, उस टॉर्क की वैल्यू 10 न्यूटन मीटर है। इस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड से लूप का प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इन लैंग्वेजेस को समझते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ये रही, लूप आप देख सकते हो मैंने ये बनाया। मैग्नेटिक फील्ड से लूप का प्लेन, ये हो गया लूप का प्लेन, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें तो ये चाहिए ही नहीं, क्यों दे रहे हो भाई।
तो कहते हैं नहीं मैं तो यही दूंगा, हमें तो नहीं चाहिए, तो जो हमें चाहिए हम वो निकाल लेंगे। तो हमें ये चीज़ चाहिए, एम और बी के बीच का एंगल 90 में से माइनस करके लिख लिया। अच्छा मेरे को ये बताओ दे क्यों रहे हो टॉर्क, ठीक है ना, आगे सुनो। कहता है कैलकुलेट वर्क डन इन रोटेटिंग फर्दर बाय 180। अरे भाई टॉर्क देके तुम वर्क डन पूछ क्यों रहे हो, तुम्हारी क्या साइंस दिमाग में काम कर रही है, तुम्हारी सोच क्या है, पहले उसकी सोच पढ़ो, ठीक है ना। आप एग्जामिनर की थोड़ा सा माइंड रीड करने की कोशिश करो, वो टॉर्क देके ही क्यों वर्क पूछ रहा है या वर्क देके क्यों टॉर्क पूछ रहा है, उसका क्या क्या इसमें पर्पस छुपा हुआ है, हिडन पर्पस क्या है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो गया। दोनों में क्या कॉमन है, एम बी कॉमन है, वो एम और बी दोनों में से कुछ नहीं देगा। तो अगर वो टॉर्क दे रहा है तो दैट मीन्स वहां से एम बी उठाएंगे और वर्क में एम बी पुट करके हम वर्क का वैल्यू निकालेंगे, या उल्टा वर्क दे रहा है तो वहां से एम बी उठाएंगे और टॉर्क में एम बी पुट करके हम टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे। तो ये इसकी साइंस होती है कि एक जगह से एम बी उठा के दूसरी जगह यूज करके हम उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। अब समझ आ गया, अब शुरू करो। तो पहले हमें इसमें होल्ड करने की टॉर्क फॉर्मूला लगाया एम बी साइन थीटा, 10 न्यूटन मीटर दे रखी है। एम बी और साइन, ये ध्यान रखना थीटा मस्ट बी एंगल बिटवीन एम एंड बी, थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री। यहां से मेरे पास एम बी का वैल्यू आ गया, साइन 60 हो गया √3/2, तो इधर बना 20/√3। तो हमने फर्स्ट डाटा से एम बी का वैल्यू उठा लिया। अब हमें वर्क डन चाहिए, वर्क डन का हमने फॉर्मूला लगाया एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये जो कॉइल थी या ये जो लूप था मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री के एंगल पर पड़ा हुआ था, अब हम इसे फर्दर यानी और ज्यादा 180 डिग्री रोटेट कराने जा रहे हैं, फर्दर बाय 180। तो पहले का एंगल तो हो गया 60, अगला एंगल 180 नहीं हुआ, फर्दर और ऐड होएगा यानी 60 + 180 हो गया। अब फॉर्मूला चलाया, एम बी की अब हमें टेंशन नहीं है, वो हमारे पास कैलकुलेटेड है 20/√3। थीटा वन हो गया बेटा हमारे पास 60 माइनस थीटा 2 को, इसको ऐड करके मत लिखो, कोई फायदा नहीं निकलेगा, वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। इसको लिखो कॉस, जैसा है वैसा लिखो, 180 + 60। अब मैंने क्या बोला था, आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी, ये रही 3, 90 + थीटा 180 + थीटा 180 माइनस थीटा। तो cos 180 + थीटा की आइडेंटिटी यूज करेंगे, किसके बराबर है, माइनस कॉस थीटा, ये यहां पर यूज में आता है। तो अब आप आ जाओ प्रॉब्लम पर, तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस 60, कटेगा नहीं, ऐड हो जाएगा। तो वर्क डन की वैल्यू हो गई 20/√3 टाइम्स cos 60 प्लस cos 60। अब cos 60 कितना होता है, 1/2, 1/2 1/2 बन गया 1, तो आंसर आ गया मेरे पास 20/√3 और वर्क डन का यूनिट आप जानते ही हो, जूल हो गया। तो अब तो हिडन पर्पस एग्जामिनर का समझ आ गया होगा कि वो ऐसा मुश्किल कुछ नहीं होता है, इसके अंदर आसानी है, ये बस खाली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। टॉर्क से एमबी उठाओ, वर्क डन में पुट करो और वर्क डन की वैल्यू निकालो। तो आई थिंक अब आप कर सकते हो, और आइडेंटिटी मैंने बताई थी कौन सी यूज होती है, बस खाली प्रैक्टिस की बात है, वो आप टेस्ट से करना। अब चलते हैं आगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अगेन थ्योरेटिकल टॉपिक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, हमारे पास एक कॉइल होती है, जैसे आप ये देख रहे हो कॉइल, इस कॉइल के ऊपर जैसे पेन ले लो, इसके ऊपर बहुत सारी कॉपर की वायर लपेट देते हैं और फिर इसको हम लोग दो नॉर्थ साउथ टाइप के मैग्नेट के बीच में प्लेस कर देते हैं। अब जैसे इस कॉइल में थोड़ा सा करंट पास कराते हैं, करंट के कारण इस पर टॉर्क लगती है, टॉर्क के कारण ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। बाकी पूरी थ्योरी मैंने इसके अंदर दे रखी है। तो ये जो कॉइल है हमारी, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन का एंगल हमने फाई ले रखा है। जैसे ये डिफ्लेक्ट होती है तो इसके ऊपर लगा हुआ ये जो एरो है ये भी यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्शन से हम करंट कैलकुलेट करते हैं, कैसे, तो वो सुनो। तो टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला तो वही हो गया एम बी साइन थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, उसका कारण ये होता है, ठीक है ना, ये भी थ्योरी में पूछा जाता है कि जो बार मैग्नेट है ये कॉनकेव टाइप के लगे होते हैं। कॉनकेव लगे होने से इनकी फील्ड रेडियल होती है। तो जब ये फील्ड रेडियल होती है तो ऐसे सिचुएशन में कॉइल के प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर आ जाती है, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, टॉर्क हमें मैक्सिमम मिलती है। तो सिलेंड्रिकल पोल पीसेस रखने का एम ये होता है कि फील्ड रेडियल रहे और मैक्सिमम टॉर्क मिले, ये पॉइंट याद रखना। तो हमें टॉर्क मिली एम बी साइन 90, हमने पुट किया, एम की जगह हमारे पास आ गया वही एन आई ए। तो एन आई ए, जहाँ ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, ठीक है ना। तो एन आई ए बी इज इक्वल्स टू सी फाई, यहाँ से करंट की वैल्यू आई सी अपॉन एन ए बी इंटू फाई, इसको बोलते हैं के फाई, के को बोलते हैं गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट, पर इसको ऐसे रखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा फॉर्मूला याद रखो, बल्कि वो भी मत याद रखो, आप बस इतना याद रखो टॉर्क इज इक्वल्स टू सी फाई, सी होता है टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू सी फाई, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मेन प्रिंसिपल है। इससे प्रिंसिपल भी दिमाग में रहेगा और इससे न्यूमेरिकल लगाने में भी बहुत आसानी रहेगी। अब न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं वो सुनो। तो पहले प्रिंसिपल दिमाग में सेट होना चाहिए,
टॉर्क इज इक्वल्स टू सी फाई, तो एन आई ए बी इक्वल्स टू सी फाई। यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब सवाल ये उठता है न्यूमेरिकल बनता किस चीज पर है, ऐसा क्या ये न्यूमेरिकल के अंदर पूछते हैं जो हमें करना चाहिए। तो न्यूमेरिकल दो बनते हैं, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। या इंसान की सेंसिटिविटी गड़बड़ा जाती है, बेचारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है ना, और इस चक्कर में क्या होता है सवाल छोड़ देता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बहुत आराम से आप इस टाइप के सेंसिटिविटी के सवाल कर लोगे। तो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो फाई अपॉन आई का रेशियो, ये कहलाता है करंट सेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है, अब सेंसिटिविटी तो वो सेंसोडाइन का एग्जांपल नहीं देना कि दांतों में झंझनाहट शुरू हो गई, नहीं, कुछ वैसा ही है कि अगर थोड़े से थोड़े करंट पे भी, बहुत छोटे से छोटे करंट में भी हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है तो हम बोलेंगे हाईली सेंसिटिव है। ये सिंपल सा मतलब है। तो जितना करंट कम से कम होगा और डिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, गैल्वेनोमीटर उतना हाईली सेंसिटिव होगा। ये सेंसिटिविटी का प्रैक्टिकल मतलब हो गया। और थोड़ा प्रैक्टिकल चलो, तो सेंसिटिविटी क्या होती है, भाई मान लो अगर मौसम चेंज हुआ, ठीक है ना, और आपको जुकाम हो गया, वैसे इस टाइम ना ही हो तो ज्यादा बढ़िया है, तो हम यही बोलेंगे कि यार तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, अचानक से छोटे चेंजेस में भी क्या हो रहा है, तुम्हारी बॉडी कुछ रिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो वैसे ही छोटे से छोटे करंट में भी जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा तो हम ऐसे में बोलेंगे हमारा गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव है। तो ये सेंसिटिविटी का मतलब होता है। फॉर्मूला फॉर्मूला तो भाई यहीं से आना है, तो फाई अपॉन आई कहलाती है करंट सेंसिटिविटी, सी एस एस को डिनोट कर लो, फॉर्मूला बन गया एन ए बी बाई सी। अब बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। वोल्टेज की जगह हमने रिप्लेस मार दिया आई आर से, यानी ये बन गया सी एस बाई आर, जहां आर रेजिस्टेंस हो गया ऑब्वियसली, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बन गया एन ए बी डिवाइडेड बाई सी आर। तो दोनों सेंसिटिविटी अब आप अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मूविंग कॉइल भी और टेंजेंट भी, किसी हाल में मत छोड़ के चले जाना, ठीक है ना। गलती से भी कोई अगर कान में ये भी बोलते नहीं छोड़ दो नहीं आएगा, उसको भगाओ, याद करके जाओ, किसी हाल में गैल्वेनोमीटर कभी मत छोड़ करके जाना, चाहे कोई कितना भी क्यों ना बोलता रहे, करके जाओ गैल्वेनोमीटर। तो दोनों सेंसिटिविटी हमारे पास आ गई। अब न्यूमेरिकल देखो, बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, इस टाइप के न्यूमेरिकल में हालत खराब हो जाती है, नहीं कर पाते बच्चे, ठीक है ना, छोड़ देते हैं कि नहीं यार पता नहीं कैसा अजीब सा न्यूमेरिकल है, बहुत आराम से हम 4 नंबर ले आएंगे इसमें। ये कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स आर इंक्रीज बाय 50% एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज बाय 50%। अब इतने में तो दिमाग ही गया 50% कि यार ये क्या चक्कर चला। तो नंबर ऑफ टर्न्स 50% से बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड 50% से कम हुआ, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बड़ा नाम और हालत टाइट हो गई। ये क्या निकालें, कैसे निकालें, कैसे कैलकुलेट करें, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल तरीका। पहले सी एस का फॉर्मूला, चलो नहीं याद है हटाओ, प्रिंसिपल तो याद है ना, तो वो भी नहीं याद है तो करो याद, और तो कोई इलाज ही नहीं है। तो एन आई ए बी इज इक्वल्स टू सी फाई, करंट सेंसिटिविटी हुई फाई अपॉन आई, और इसका फॉर्मूला हो गया, अब यहां से फाई अपॉन आई का वैल्यू ले लो एन ए बी बाई सी। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं, फील्ड घटा रहे हैं, तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो पहले की करंट सेंसिटिविटी, ओरिजिनल करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया एन ए बी बाई सी। अब आप नई करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू लिखो, तरीका ध्यान से देखना। नंबर ऑफ टर्न्स को 50% से बढ़ाया, तो जिसके साथ जो चेंज किया उसको उस चेंज से रिप्रेजेंट करो। तो ये 50% से बढ़ाने हैं, 50% से इंक्रीज करने हैं, तो n प्लस 50%, दैट मीन्स 50/2, यानी हाफ हो गया, तो ये बना n प्लस n बाई टू। ए मैग्नेटिक फील्ड को 50% से डिक्रीज करना है, दैट मीन्स b माइनस b बाई टू डिवाइडेड बाई सी। बस इतना ही तो करना है, कौन सा इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया आपके ऊपर। तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू ये बना बेटा हमारे पास 3/2, एन ए ये बना मेरे पास 1/2, यहाँ मैंने लिख लिया, तो ये बन गया 3/4, एन ए बी बाई सी। अच्छा, कई बार ये मैंने तो परसेंटेज पूछ लिया, एग्जामिनर क्या करता है कई बार रेशियो पूछ लेता है, रेशियो ऑफ इनिशियल इज टू फाइनल, तो बहुत आसान है, क्या इसमें जा रहा है आपका, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगा और काम खत्म। वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए होती है, बाय आर कर दो, वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगी। अब चेक करो, तो बाद की करंट सेंसिटिविटी यानी फाइनल करंट सेंसिटिविटी बिकम्स 3/4 ऑफ इनिशियल करंट सेंसिटिविटी, दैट मीन्स करंट सेंसिटिविटी डिक्रीज हो गई। कितने से डिक्रीज हो गई खुद ही बता दोगे यार, 1/4 से डिक्रीज हो गई, यानी 25% से कम हो गई। फिर भी मैंने यहाँ किया हुआ है कैलकुलेट और आंसर आप देख सकते हो, 25% से माइनस साइन दिखा रहा है, डिक्रीज हो गई करंट सेंसिटिविटी।
कुछ मुश्किल नहीं है अगर ठान लो तो, ठीक है ना। और इतना भी तुमने कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, नीट ही क्लियर करना, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत छप्पर फाड़ के नंबर ले आओगे। बस थोड़ा इतना तो पढ़ना ही, पढ़ के ही जाना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे नहीं हम ये भी नहीं करके जाएंगे, तो फिर कौन करके जाएगा, फिर तो मेरे को ले चलो एग्जाम के अंदर, वो हो नहीं सकता। तो इसलिए पढ़ के जाओ, आराम से आप क्लियर करके आ जाओगे। चलते हैं आगे। अब आता है मूविंग चार्जेस, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मूविंग चार्जेस, इसको भी वरदान प्राप्त है, ठीक। कम से कम 5 बार सवाल पूछ चुका है, और कैसा महाकूड़ा टाइप का सवाल, ठीक है ना, रद्दी टाइप का सवाल, कुछ नहीं होता। और बच्चे वो भी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक कि नहीं, हमें 4 नंबर चाहिए ही नहीं, रखो, ये एहसानी नहीं चाहिए हमें, भाई ले लो, ठीक है ना। वो आपको 4 नंबर देने जा रहा है फ्री के, आप रखो अपने पास। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मूविंग चार्ज, ये वरदान है, ठीक है ना, और किसी को भी ये वरदान छोड़ के नहीं जाना, सीखो। तो मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड एक ही इंसान ने बताई थी, और वो था बायोट सेवर्ट, ठीक है ना। उसने अपने लॉ को मॉडिफाई किया। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और हमें इस p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है μ0/4π/Q v क्रॉस r, यानी v को r की तरफ घुमाओ, ठीक है ना। या फिर दूसरा ऑप्शन, आप इस चार्ज को एक करंट कैरिंग एलिमेंट से रिप्लेस कर दो। अब करंट की जैसे फील्ड निकालते हैं वैसे ही चार्ज की फील्ड निकाल सकते हो, पर फॉर्मूला ये रहा μ0/4π/Q v क्रॉस r बाय मॉड r का क्यूब। v क्रॉस r एक्सपैंड करने पर बनेगा वी आर साइन थीटा, तो फाइनल रिजल्ट बना μ0/4π/QV साइन थीटा बाय r स्क्वायर, जहाँ थीटा हो गया v और r के बीच का एंगल। तो ये हुआ बायोट सेवर्ट लॉ फॉर मूविंग चार्ज, ठीक है ना, कि मूविंग चार्ज की फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है। डायरेक्शन के लिए मैंने आपको दिखाई दिया कि v को r की तरफ घुमाओ और रिप्लेस इट बाय स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। अब एप्लीकेशन देखो, ये एप्लीकेशन पूछ पूछ के एग्जामिनर ने हद कर रखी है। एम से लेकर के नीट तक लाइन लगा के पूछा गया है 4 से 5 बार। मेरे को भी नहीं पता क्यों इतना उसको प्यार है इससे, ठीक है, कि नीट एग्जाम वाला बार बार यही दे मारता है, या तो ये पॉइंट चार्ज घुमा देता है सर्कुलर पाथ में, या ये रिंग घुमा देता है, ठीक है ना। पर ये वरदान है इन प्रॉब्लम को, ये आपके एज इट इज आते हैं, और 4 नंबर फ्री के आपको देखे जाते हैं। तो ये तो कैच करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। तो देखो बेटा, हमने एक चार्ज को सर्कुलर पाथ में घुमा दिया ऑफ रेडियस r। हमें पता करना है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, r का पता है कौन सा फॉर्मूला लगा, mv/qb। अरे भाई वो फॉर्मूला तब है जब चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करे, तब वो जो सर्कल बना रहा है उसका रेडियस कितना है। ये क्या है, ये खुद ही सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और इसकी वजह से प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो दो चीजों का अंतर है, r बराबर mv/qb मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल इन मोशन का है। तो शब्दों में अंतर है ना, तो वो सोच समझ के लगाओ, और फॉर्मूला शीट तो तैयार कर ही रहे हो आप, उसके अंदर इसको जरूर लिख लेना, ठीक है ना। अब जैसे कल कोई बच्चा बोल रहा था कमेंट सेक्शन में, सर अगरबत्ती के साथ साथ क्या जगराता कर ले तो काम चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, इतना कर लोगे ना तो आराम से नंबर आ जाएंगे। बाकी भी कुछ एक्स्ट्रा भजन वजन आते हो तो गा लेना, कोई इशू नहीं है उसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मेरे पास आया, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय रिवॉल्विंग चार्ज है। तो b का फॉर्मूला मेरे पास आया μ0/4π/QV साइन थीटा बाय r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं विच इज 90 डिग्री, और पुट करते ही घूमते हुए चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया μ0/4π/QV/r स्क्वायर, ठीक है ना। v को r ओमेगा से रिप्लेस करते हैं तो दूसरा फॉर्मूला तैयार होता है μ0/4π/Q⍵r, डबल स्टार बना हुआ है, मतलब छोड़ के तो भूल के भी मत चले जाना इसको, ठीक है ना। लिख के जरूर जाना, ये आपको करके ही आना है, कुछ नहीं पूछेगा, सीधे फॉर्मूला पूछता है, टिक मारो आगे चलो। तो दो फॉर्मूला है, QV/r स्क्वायर या Q⍵/r, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है v दे रखा है या ओमेगा दे रखा है। डायरेक्शन वही सेम तरीका हमारा, चार्ज पार्टिकल यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट कैरिंग एलिमेंट बना दो, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, फील्ड बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज है तो फील्ड अंदर की तरफ। अब ये ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो करंट उसी के डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव है तो उल्टा चलेगा, ठीक है ना। तो अभी आ रहा है नेगेटिव वाला भी, वेट करो आ रहा है, ये लो आ गया, ठीक है ना, ज्यादा देर वेट भी नहीं करना पड़ा। तो इलेक्ट्रॉन को हम सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फील्ड कहाँ की तरफ होगी, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट अगर चेक करोगे तो वो ये हो जाएगा, क्लॉकवाइज करंट, फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगी। फॉर्मूला μ0/4π/QV/r स्क्वायर, Q की जगह बस E तो डालना है, काम खत्म, 4 नंबर मिल गए। तो μ0/4π/EV/r स्क्वायर या फिर μ0/4π/E⍵/r, ये है घूमते हुए चार्ज की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब चलते हैं आगे।
अब है मैग्नेटिक डापोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग चार्ज। ये बड़ा मस्त कंसेप्ट है, ठीक है ना। मतलब आज के लिए आपको ऐसे ऐसे वरदान मिलने जा रहे हैं, है फॉर्मूले बट मैं सारे इकट्ठे कर करके आपको दे रहा हूँ। पकी पकाई खिचड़ी इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको मिल गई, बस इतना पढ़ के जाओ, 4 नंबर के सवाल कहीं से नहीं छूटेंगे, सही हो जाएंगे। अब ये जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके, इसकी नहीं, इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके। अब इस घूमते हुए चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक डापोल मोमेंट कैसे निकलेगा, तो ये निकलता है एक स्पेशल थ्योरम से। थ्योरम है कि m/l, m क्या, मैग्नेटिक डापोल मोमेंट। अब कहोगे l क्या, l एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला घूमती हुई चीज के लिए आई ओमेगा। तो m/l का रेशियो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट q/2m होता है, जहाँ q हो गया घूमते हुए चार्ज का चार्ज, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड, और m हो गया उसका मास। तो ध्यान रखना, किसी भी रिवॉल्विंग चार्ज, मैं नहीं बोल रहा पॉइंट चार्ज, मैं इस रॉड को चार्ज देके रिवॉल्व करा दूं और मैं मैग्नेटिक डापोल मोमेंट पूछूं, मैं यही यूज करूंगा, m/l इक्वल्स टू q/2m, ठीक है ना। यहाँ हम l की वैल्यू आई ओमेगा डालेंगे, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गई। तो L का फॉर्मूला आई ओमेगा हम सब्सटीट्यूट करेंगे, आई सिचुएशन के हिसाब से, रोटेशन आप पढ़ ही चुके हो, वो पुट करना है आपको। 0.5 है तो mr², रॉड है तो उसके हिसाब से, रिंग है तो उसके हिसाब से, इनटू ओमेगा। जैसे ही आप L की वैल्यू डालोगे आपके पास मैग्नेटिक डापोल मोमेंट आ जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो, तो पहले तो पॉइंट चार्ज के लिए ही काम खत्म किया है। पॉइंट चार्ज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी mr², बस कल यहाँ सब्सटीट्यूट किया, L की जगह आई ओमेगा डाल करके, आई की जगह mr², ठीक है ना, और फाइनल रिजल्ट आ गया। ये याद करने की जरूरत नहीं है, सब नहीं रटना, बस वो फॉर्मूला मेन याद रखो, m/l इक्वल्स टू q/2m। तो m का वैल्यू आ गया हाफ QR² ओमेगा, और v की जगह अगर हम r ओमेगा डाल दें तो दूसरा फॉर्मूला हाफ ऑफ QVR। तो वो सिचुएशन डिपेंडेंट है, v दे रखा है या ओमेगा दे रखा है। अब नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन हो रहा है। ऑर्बिटल मोशन का मतलब वो ऑर्बिट में घूम रहा है, वो अपना बोर मॉडल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो जो हमारा रिजल्ट आया था Q का, बस उसकी जगह मैंने E डाल दिया, तो हाफ ER² ओमेगा, यहाँ हाफ EVR। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये मैंने बोर थ्योरी में भी आपको बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर बोर थ्योरी में हम m/l से m की वैल्यू निकालें तो m की वैल्यू हमारे पास आएगी। अब हम l को आई ओमेगा नहीं डाल रहे हैं, हम बोर के क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं, NH/2π सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आएगी EH/4πm इंटू n। हल्के में बिल्कुल मत लेना, 2 बार पूछा गया है ये सवाल। तो इस m का फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शेल के ऊपर डिपेंडेंट है, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैंने बोर मॉडल में भी बताया था आपको पढ़ाते वक्त। अच्छा, मिनिमम इसी शब्द के साथ पूछा गया, मिनिमम डापोल मोमेंट फर्स्ट ऑर्बिट का निकलेगा। तो n की जगह 1 डालने पर हमें मिनिमम डापोल मोमेंट मिलेगा, और उस मिनिमम डापोल मोमेंट को बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, जिसका फॉर्मूला एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है, व्हाट इज द मिनिमम डापोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो जवाब मिला कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट का डापोल मोमेंट मिनिमम होता है, और उसका फॉर्मूला EH/4πm, ठीक है ना। अगर 4 नंबर कमाने हैं, ये रिजल्ट छोड़ के नहीं जाना है। तो अब हमें क्या क्या आ चुका है, घूमते हुए चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक डापोल मोमेंट निकालने की थ्योरम पता चल गई। अब इसके एप्लीकेशन में 2 और चीजें रखी हुई हैं, रिंग और डिस्क। देखो, तो अब रिंग है और हम इसका मैग्नेटिक डापोल मोमेंट निकालना चाहते हैं, तो आपने फटाक से यूज किया। अब आ जाओ मेरे साथ साथ करो इसको, तो ये बन गया Q/2m। तो m की वैल्यू हो गई Q/2m इंटू L की जगह आ गया आई ओमेगा, आई हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग का कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, कितना था mr²। तो सब्स्टिट्यूट किया, m से m कैंसिल हुआ, और फाइनल रिजल्ट आ गया हाफ QR² ओमेगा। तो ये इसका मैग्नेटिक डापोल मोमेंट हो गया। सिमिलरली डिस्क के लिए कुछ खास नहीं करना, बस उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाला, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr², तो आंसर आ गया 1/4 QR² ओमेगा। तो अब तो ये सेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपने डापोल पढ़ा था, ठीक है ना, तो एज इट इज सेम है। तो हमारा बार मैग्नेट भी एक मैग्नेटिक डापोल की तरह काम करता है। अब जैसे मैग्नेट इलेक्ट्रिक डापोल की तरह काम करता है, जैसे इलेक्ट्रिक डापोल में 2 चार्जेस होते हैं, +Q -Q, वैसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, ये हाइपोथेटिकल है, ये आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्जेस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो ये हाइपोथेटिकल है, मतलब इमेजनरी है।
अब जैसे डापोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू डी होता था, तो वैसे ही मैग्नेटिक डापोल मोमेंट का फॉर्मूला M इंटू एल होता है, जहाँ L दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन होता है, ठीक है ना। तो आप जरा चेक करना, तो LP इंडिकेट सेपरेशन बिटवीन पोल, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है, इस पोल से इस पोल तक की, दिस इज LP। और बार मैग्नेट की यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ इज ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ और पोल के बीच के सेपरेशन के बीच में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। अगर गिवन है तो कंसिडर करो, नहीं है तो सेम लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम बार मैग्नेट को ऐसे काट दें हॉरिजॉन्टली, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ आधी आधी हो जाएगी, जिससे डापोल मोमेंट आधा आधा हो जाएगा। अगर हम ऐसे काट दें तो अब क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, बस इसकी जो लेंथ होगी वो आधी आधी हो जाएगी, जिस वजह से डापोल मोमेंट आधा आधा हो जाएगा। तो कैसे भी काट दो आधा आधा करके, डापोल मोमेंट हाफ हाफ हो जाएगा। अच्छा, अब इसके एप्लीकेशन पर आते हैं। अब जैसे मान लो बार मैग्नेट आर्बिट्ररी शेप का है, तो इसका मैग्नेटिक डापोल मोमेंट कैसे निकालेंगे। हमें इसके लिए लेंथ नहीं चाहिए, हमें इसके लिए एल इफेक्टिव चाहिए। एल इफेक्टिव साउथ और नॉर्थ को ज्वाइन करके इनके बीच का सेपरेशन हो गया, तो इसमें मैग्नेटिक डापोल मोमेंट हमारे पास आ गया m इंटू एल इफेक्टिव, ठीक है ना। एल इफेक्टिव हो गया साउथ से नॉर्थ पोल तक के बीच की इफेक्टिव लेंथ या डायरेक्ट लेंथ। अब जैसे एग्जांपल देखना, ये वो एग्जांपल है जो आपके में आता ही आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक स्ट्रेट बार मैग्नेट था जिसका डापोल मोमेंट कैपिटल M था, हमने इसको मोड़ करके सेमी सर्कल बना दिया। तो जैसे आप देख रहे हो दूसरे एग्जांपल में, मैंने इसको मोड़ करके टर्न करके सेमी सर्कल बना दिया। तो यू हैव टू फाइंड आउट न्यू डापोल मोमेंट गिवन ओरिजिनल डापोल मोमेंट वाज कैपिटल M। ऐसे में क्या करना है, तो मैंने यहाँ एक रिजल्ट निकाला हुआ है, इस रिजल्ट को याद करो, ये आपका फॉर्मूला आसान कर देगा, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम एक स्ट्रेट बार मैग्नेट को एक सर्कुलर आर्क में बेंड करते हैं थीटा एंगल के, तो पहले हमें एल इफेक्टिव निकालना होता है। वो कैसे निकलता है, वो इस एल और आर के थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्मूले से करके सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर निकालते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, फिर हम एल इफेक्टिव निकालते हैं, फिर हम डापोल मोमेंट निकालते हैं। सीधे फॉर्मूला याद करो, एम साइन थीटा बाई टू बाई थीटा बाई टू, याद रखना आसान है, कुछ खास नहीं है। एम जहाँ पर स्ट्रेट बार मैग्नेट का डापोल मोमेंट हो गया, तो अगर हम थीटा एंगल में इसको ट्विस्ट करें तो नया डापोल मोमेंट होगा एम साइन थीटा बाई टू बाई थीटा बाई टू। तो ऐसे करके फ्लो बना दो, एम साइन थीटा बाई टू बाई थीटा बाई टू। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी सर्कुलर आर्क के डापोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो बिना लेंदी कैलकुलेशन के। जैसे मैंने क्या किया, इसको सेमी सर्कल में ब्रेक कर दिया, आज वो कैलकुलेट करते हैं। तो सेमी सर्कल में ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, हमें इसका नया डापोल मोमेंट निकालना है। एंगल थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई, तो नया डापोल मोमेंट हो गया m साइन थीटा बाई टू। साइन थीटा बाई टू हो गया 90 डिवाइडेड बाई 90, दैट मीन्स पाई बाई टू। अब साइन 90 का वैल्यू कितना 1 हो गया, फाइनल आंसर आ गया 2m बाई पाई। अब आप मेरे को बताओ ऐसे सवाल में कितनी देर लगी, 30 सेकेंड, ठीक है ना, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, तो इतनी सी देर के अंदर आपके 4 नंबर मिल जाते हैं आपको। अब वही अननेसेसरी अगर आप डेरिवेशन करो तो आप 2-2.5 मिनट तो यही खर्च कर दोगे। तो हर चीज़ हमें एग्जाम में डेराइव नहीं करनी होती, हमें एग्जाम में वही सवाल डेराइव करना पड़ता है जो हमने पहले से नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। फिर उसमें हमारा टाइम जाता है, ज़्यादातर चीज़ें हमारी की हुई होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, तब जाके एग्जाम उस साल का क्रैक होता है। ये मेन फंडा है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने का, हर चीज़ डेराइव नहीं करनी होती, ठीक है ना। स्पेशली मेडिकल एग्जाम में जहाँ 1 घंटे में 45 फिजिक्स के प्रॉब्लम लगाने हैं, हर चीज़ डेराइव करोगे तो फिर कहाँ टाइम बचेगा। तो इसलिए ऐसे रिजल्ट्स आपके पास होने चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब ये डिफरेंट एंगल पर हमने बार मैग्नेट्स को ओरिएंट किया है। जैसे M1 M2 के 2 बार मैग्नेट हैं, इनके बीच का एंगल थीटा, हमें नेट डापोल मोमेंट निकालना है। वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, अपना रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लिया, वो आपके सामने है। 90 डिग्री पर है तो आइडेंटिकल, तो √2m हो गया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 60 डिग्री पर है तो वो आप जानते हो √3m हो गया। अब मैंने 3 बार मैग्नेट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज कर दी है या साइक्लिक पाथ में अरेंज कर दी है, सच दैट हर किसी का साउथ नॉर्थ के साथ कंबाइन कर रहा है। तो ऐसे में नेट डापोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये क्लोज लूप फॉर्म कर देगा। और क्लोज लूप अब आप 3 की जगह 4 लगा लो, तब भी क्लोज लूप बना लो, तो भी नेट डापोल मोमेंट का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हाँ फिर से आ गई प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट के अंदर अब हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना, इसका हम लोग देखने जा रहे हैं फील्ड, मैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है ना। ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक डापोल से रिलेट करते हुए देखेंगे। जैसे जैसे हमारे पास पॉइंट चार्ज है, इसकी फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आपको रटा है KQ/R²। वैसे ही अगर हाइपोथेटिकल पोल होता मतलब है नहीं होता,
अब है ही नहीं तो फिर क्यों दे रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो, कह रहे नहीं भाई कर लो एक बार और 4 नंबर लेकर के अपना मेडिकल कॉलेज में चले जाओ। तो ये बस खाली इनकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसको हमें झेलना पड़ता है। तो कहता है अगर हाइपोथेटिकल पोल होता तो इसकी वजह से फील्ड कितनी होती है। तो करना कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक वाले को मैग्नेटिक में कन्वर्ट करना है। तरीका, जहां जहां के था इलेक्ट्रोस्टैटिक में वहां वहां आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, जहां जहां इलेक्ट्रिक चार्ज था वहां वहां हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक चार्ज आ जाएगा। गेम ओवर इसका। तो पहले इलेक्ट्रिक वाला लिखो फिर मैग्नेटिक लिखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल के क्यू बाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला के की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाई आर। एक काम मुश्किल है भाई, सिंपल कोरिलेट करते हुए आप फॉर्मूला लिख सकते हो और फॉर्मूला ही पूछ करके रफा दफा कर देते हैं सवाल। आ जाओ, कूलम्स लॉ लगाओगे तो कूलम्स लॉ लगेगा अपना चार्जेस के लिए के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक चार्जेस के लिए लगाओगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये इसका रिलेशन है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज का। अब डायपोल को देखो, तो डायपोल को आप देखोगे तो आपको याद हो हम लोगों ने दो जगह पर फील्ड पढ़ी थी, जनरलाइज जगह तो मैं भी दिखाता ही हूँ, ठीक है ना। एक थी एक्सेल लाइन और एक थी इक्वेटोरियल लाइन। एक्सेल लाइन की फील्ड का फॉर्मूला 2kp बाय आर क्यूब अलॉन्ग द डायपोल, और इक्वेटोरियल लाइन की फील्ड का फॉर्मूला kp बाय आर क्यूब और अपोजिट टू द डायपोल। सिमिलरली अगर ये बार मैग्नेट है तो इसकी एक्सेल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की फील्ड का फॉर्मूला भी वही कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब ये जैसे था 2kp बाय आर क्यूब तो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन की म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब। डायरेक्शन आज इट इज सेम डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में। अब इसका डायपोल मूवमेंट कहां से कहां की तरफ होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक, तो आसान सा रिजल्ट है, इजिली मैनेजेबल है। अब आगे सुनो। अच्छा, इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच का रिलेशन कि ई एक्सियल ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल बट विद नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। सिमिलरली बी वाला। अब जनरल जगह पर फील्ड और पोटेंशियल भी आपने निकालना सीखा था। फील्ड का फॉर्मूला क्या था, केपी बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और पोटेंशियल का फॉर्मूला केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो मैंने एज इट इज वही चीज उठा के रखी है, आप इनको एक जगह नोट करके कोरिलेट करके याद करके फिर आप आगे बढ़ना, लापरवाही नहीं चाहिए इसमें। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। अगला कंसेप्ट है टॉर्क, ठीक है ना। अब टॉर्क मैंने वहां पर रोकी थी, मैं यहाँ पर बढ़ा दे रहा, वैसे एक बार हम देख ही चुके हैं। तो अब एक बार मैग्नेट को, जैसे बार मैग्नेट बोल रहा हूँ, इसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो इस पे लगने वाली टॉर्क का फॉर्मूला पी क्रॉस ई होता है। ये पी को ई की तरफ घुमाती है। तो वैसे ही बार मैग्नेट के ऊपर लगने वाली टॉर्क का फॉर्मूला अभी आप पढ़ के आए ना, एम क्रॉस बी होता है, या एम को बी की तरफ घुमाता है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम डॉट बी होता है। अच्छा, इक्विलिब्रियम वो भी अभी आप पढ़ के आए। तो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और कितना, इलेक्ट्रिक वाले का फॉर्मूला माइनस पी, मैग्नेटिक अभी आप पढ़ के आए माइनस एम बी, और 180 डिग्री होने पर मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है ना। और इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल। 90 डिग्री होने पर 0 हो जाती है। वर्क डन सेम एज इट इज है, कुछ नहीं चेंज है। तो वर्क डन इलेक्ट्रिक डायपोल का वर्क डन, तो कहां गया, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मैग्नेटिक वाले का अभी आप ताजा ताजा पढ़ के आए हो, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। वही तीन आइडेंटिटी के ऊपर बेस सवाल होगा, टॉर्क और वर्क डन का मिक्सचर सवाल होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन यहां पर कंप्लीट करता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखो। अब हमें करना क्या है, ये कुछ बार मैग्नेट या डायपोल बोल लो, इलेक्ट्रिक डायपोल भी बोल सकते हो, कोई बुराई नहीं है। ये कुछ इस तरीके से सिस्टमेटिक ऑर्डर में हमें अरेंज करके देगा कि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड निकालनी होगी। तो आप क्वेश्चन देखो, टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैविंग डायपोल मोमेंट m, तो दोनों आइडेंटिकल है और दोनों का डायपोल मोमेंट m है, आर केप्ट एज शोन, फाइंड आउट नेट फील्ड एट पॉइंट p। तो हमें इस जगह पर फील्ड निकालनी है। तरीका जिस जगह पर फील्ड निकालनी है, दोनों मैग्नेट के कंट्रीब्यूशन देखो। जैसे इस मैग्नेट के लिए ये एक्सियल लाइन हो गई, ठीक है ना, क्योंकि इसकी एक्सिस पर है। सिमिलरली इसके लिए भी ये एक्सियल लाइन हो गई। तो पहले ये डिसाइड करो कि हम जिस जगह फील्ड निकाल रहे हैं वो कौन सी लाइन पर लाई कर रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ फील्ड का फॉर्मूला, फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक वाला याद रखो, 2kp बाय आर क्यूब, मैग्नेटिक में मॉडिफाई कर लो तो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब, और इसकी वजह से यहाँ फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। फॉर्मूला सेम, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब। दोनों आइडेंटिकल है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड √2 टाइम्स पी हो गई। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 2√2 म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब। सिर्फ देख लो, 1 से 2 लाइन और 4 नंबर आपको पके पकाए मिलते हैं। तो इतना आसान ये सेक्शन है कि इजीली फॉर्मूले को मैनेज करके आंसर ला सकते हो। अब चलते हैं अगले पर। सेम कैटेगरी पर सवाल है, ठीक है ना। हमें अगेन पी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। आ जाओ, अब आप सीखो।
इसके लिए ये एक्सियल लाइन होगी, बट इस बार मैग्नेट के लिए अब ये एक्सियल नहीं इक्वेटोरियल लाइन है, और इसकी वजह से जो फील्ड होगी इसके डायपोल के अपोजिट, यानी इसका डायपोल राइट की तरफ है तो फील्ड लेफ्ट की तरफ होगी। इसके लिए एक्सियल लाइन है तो अलोंग द डायपोल ही फील्ड हो गई। तो एक के लिए तो एक्सियल फील्ड हो गई, दूसरे के लिए इक्वेटोरियल फील्ड हो गई। अब दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। तो एक्सियल वाले का फॉर्मूला हमारा हो गया ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब, इक्वेटोरियल का म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब, अपोजिट है, सबट्रैक्ट मारा, आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस सेक्शन में बार मैग्नेट के कॉम्बिनेशन वाले सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप इजीली इस चीज को मैनेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम आते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म पर। तो ये आपका अर्थ मैग्नेटिज्म का बेसिक कंसेप्ट है। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो सुनना, ठीक है ना। अब जैसे अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट घूमती है उसको ज्योग्राफिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जिस एक्सिस के अलोंग होती है उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। आप अपना नॉर्मल थ्योरी में पढ़ सकते हो। मैं आपको एंगल ऑफ डिप के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब ये जो जगह, इन जगह को बोलते हैं मैग्नेटिक पोल, ये है मैग्नेटिक नीडल। तो जरा चेक करो, ये जो जगह है, इस जगह पर मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल वर्टिकल है, अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर है। यहां पर भी अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर है। अर्थ के सरफेस से मैग्नेटिक नीडल जो एंगल बनाती है, जैसे यहां अर्थ का सरफेस ही है, ठीक है ना। मेरे हाथ को अर्थ का सरफेस ले लो पैरेलल टू ग्राउंड, मान लो मैग्नेट, ठीक है ना। ये मैग्नेट इस जगह इतना ऐसे करके इंक्लाइंड होता, तो अर्थ के सरफेस से मैग्नेटिक नीडल जितना एंगल बना रही है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है ना। हाँ, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए, वो हम आगे देख लेंगे अभी। अब या तो ये टुवर्ड्स द सरफेस एंगल बनाएगी या अबव द सरफेस एंगल बनाएगी, वो डिपेंड करेगा हम ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ लाई कर रहे हैं, ज्योग्राफिक साउथ। जैसे हम लाई कर रहे हैं, ये जो पोल हो गया ये हो गया ज्योग्राफिक साउथ पोल, तो ज्योग्राफिक साउथ के पास नॉर्थ पोल बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। यानी अगर ये जगह ज्योग्राफिक साउथ है और मेरे इस पेन को मैग्नेटिक नीडल सपोज कर लो, तो ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ, और ये जगह ज्योग्राफिक साउथ है, तो नीडल इस तरीके से ऊपर की तरफ पॉइंटेड होगी, ठीक है ना। और एंगल इसका सरफेस से 90 डिग्री होगा, यानी एंगल ऑफ डिप का वैल्यू ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास और ज्योग्राफिक साउथ के पास, या ऐसे बोलो मैग्नेटिक पोल्स पर 90 डिग्री होता है। अब हम आते हैं इस जगह पर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। जरा इक्वेटर पर चेक करो, इक्वेटर पर मैग्नेटिक नीडल अर्थ के सरफेस के पैरेलल है। तो अगर ये जगह इक्वेटर होती तो नीडल इस तरीके से होती, अर्थ के सरफेस के पैरेलल, यानी ना ऊपर इंक्लाइंड ना नीचे डिक्लाइंड, एंगल 0 डिग्री मिलता, और इस सिचुएशन में एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू मैग्नेटिक पोल्स पर 90 डिग्री होती है और इक्वेटर पर 0 डिग्री होती है, और किसी और जगह पर, जैसे अपने यहाँ पर ना हम इक्वेटर पर है ना हम पोल पर है, तो ना तो 0 होगी ना फिर 90 डिग्री होगी, इन बिटवीन 0 से 90 होगी। अब कितनी होगी वो आगे हम देख लेंगे। तो इसको देखो एक बार आप, तो ये वो मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब वो प्लेन जो अर्थ की फील्ड को कंटेन करता है। तो बार मैग्नेट अर्थ के सरफेस, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, ये अर्थ का सरफेस इंडिकेट कर रही है। यहाँ से जितने एंगल पर इंक्लाइंड होती है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ टिप। तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ टिप। ये हो गई अर्थ की रिजल्टेंट फील्ड। अब इसके दो कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। वो अपने नॉर्मल कंपोनेंट जैसे करते हैं वैसे करोगे, ठीक है ना। अब हमें निकालनी है इसमें एंगल ऑफ टिप की वैल्यू। अब हम लगाएंगे अपना वही क्या, पैरेललोग्राम लॉ। तो इधर साइड था वर्टिकल, तो हमने पूरा पैरेललोग्राम बनाया और अल्टीमेटली हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें हॉरिजॉन्टल फील्ड, ये वर्टिकल फील्ड, ये रिजल्टेंट फील्ड, और ये एंगल डेल्टा हो गया, ठीक है ना। तो tan डेल्टा यानी एंगल ऑफ टिप की वैल्यू हो गई वर्टिकल फील्ड डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल फील्ड। और अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो पाइथागोरस से आप इसको निकाल सकते हो। तो एंगल ऑफ डिप मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक नीडल द्वारा या मैग्नेटिक नीडल की वजह से अर्थ के सरफेस से बनने वाले एंगल को बोलते हैं। अब ये जो पीछे ब्लू कलर का प्लेन देख रहे हो इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को कंटेन करता हुआ प्लेन होता है। इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये मैंने वीडियो लेक्चर में फुल डिटेल में समझाया है, ठीक है ना। पूरे मतलब इसकी चिट्ठी पत्री खोल दी कि कहाँ कौन सा ज्योग्राफिक मेरिडियन है। आप अगर अपने घर पे भी बैठे हुए हो ना, तो आप अपने मैग्नेटिक कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। और आप किसी जगह खो भी गए हो ना, तो अगर मैं आपको मैग्नेटिक कोऑर्डिनेट दे दूं तो आप उस जगह पे पहुंच सकते हो। इतनी डिटेल में मैंने उनको सिखाया हुआ है वीडियो लेक्चर्स के अंदर या रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम्स के अंदर। अभी मैं उसको बस खाली कंप्रेस करके आपको दे रहा हूँ, जिससे आप अपना फॉर्मूला लगा के काम चला लो, ठीक है ना। तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये येलो कलर का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है, दोनों के बीच का एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये डिक्लिनेशन की वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। अर्थ के सरफेस पर, ठीक है, अर्थ के सेंटर पर 11.5 डिग्री के आसपास होती है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। अब आते हैं प्रॉब्लम्स पर।
अब जैसे आप देख रहे हो मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में इधर BH आ गया, इधर वर्टिकल फील्ड आ गया, रिजल्टेंट फील्ड हो गया, ट्रायंगल क्लोज किया और हमने tan डेल्टा और B का वैल्यू लिख लिया। अगर हम इस मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा कोई और प्लेन लें, तो इफ वी कंसिडर प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये ब्लू कलर का लाइन जो आप देख रहे हो, दिस इज द प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इस प्लेन में इधर BH नहीं आएगा, इस BH का एक कंपोनेंट आएगा, ये डिक्लिनेशन नहीं है। ये जैसे मेरे इस बोर्ड को आप मैग्नेटिक मेरिडियन मान लो और ये पेन को आप मैग्नेटिक नीडल मान लो, ये जितने एंगल पर इंक्लाइंड है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ टिप। अब मैंने क्या किया, एक और प्लेन लिया ये विच इज अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, इधर BH था, है ना, ये एंगल थीटा है, तो इस BH का इधर कंपोनेंट आएगा, दिस इज BH cos थीटा। ठीक, वर्टिकल कंपोनेंट जैसा है वैसे ही रहेगा क्योंकि वो डाउन द अर्थ हो गया। अब नीडल इसमें भी इंक्लाइंड होगी, ठीक है ना, और वो कुछ और एंगल पर, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो गई, कंपोनेंट की वैल्यू रियल वैल्यू से कम होगी, तो नीडल का जो ये एंगल है ये रिजल्टेंट जो ज्यादा होगा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन से टर्न होना शुरू करें तो ये जो नीडल है इसका जो एंगल है ये वर्टिकल से बढ़ता चला जाएगा, और चले और बढ़ेगा, और चले और बढ़ेगा, और चले और बढ़ेगा, ऐसे आ जाए तो बिल्कुल 90 डिग्री पर यानी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये जो एंगल्स देख रहे हो ना यहां से, ठीक, इन एंगल को बोलते हैं फॉल्स एंगल ऑफ टिप। तो फॉल्स एंगल ऑफ टिप लाइज इन प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन में BH cos थीटा की वजह से जो एंगल आता है उसको बोलते हैं फॉल्स एंगल ऑफ टिप। अब ये मैंने यहाँ पर पूरा डिराइव किया हुआ है, तो tan डेल्टा डैश की वैल्यू मैंने लिखी, वो हो गया वर्टिकल बाय BH cos थीटा। यहाँ पर tan डेल्टा डैश स्टेट्स फॉर फॉल्स एंगल ऑफ टिप, तो tan डेल्टा डैश की वैल्यू होगी tan डेल्टा बाय cos थीटा, ठीक है ना। तीन चीजें यहाँ पर, डेल्टा डैश, डेल्टा और थीटा, इनको दिमाग में सेट कर लो। डेल्टा डैश इंक्लिनेशन ऑफ नीडल, शब्द ध्यान से सुनना, इंक्लिनेशन ऑफ नीडल इन अ प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जहां सुना अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, फिर जहां सुना इंक्लिनेशन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, तो तुरंत दिमाग में जाना चाहिए वो फॉल्स एंगल ऑफ टिप है। जहां सुना इंक्लिनेशन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, तो दिमाग में जाना चाहिए वो ट्रू एंगल ऑफ टिप है, ठीक है ना। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अदर प्लेन, तो वो एंगल यहाँ पर थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फॉल्स एंगल ऑफ टिप, ट्रू एंगल ऑफ टिप, और दोनों प्लेन के बीच के एंगल का ये रिजल्ट है। इस पे बनता है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, पहले दिमाग में सेट कर लो। तो tan डेल्टा डैश बराबर tan डेल्टा बाय cos थीटा। अब इस पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये मैंने पूरा यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, वो मैंने आपको कर दिया पूरा थ्योरेटिकली। अब आप न्यूमेरिकल पर आ जाओ। ये कहता है, अब शब्द क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना, अगर आप इसमें रट्टे से काम नहीं चलेगा। अगर आपको चीज़ों के मीनिंग पता है, आपको क्लियर है, तो आप सवाल लगा पाओगे, वरना ऐसे सवाल में छूना भी मत, ठीक है ना, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ऐसे सवाल तभी इंसान को करने चाहिए जब उसको कंसेप्ट आता हो। ये खाली रटने से नहीं आएगा, ये खाली फॉर्मूला लगाने से नहीं आएगा। जो आना था मैंने आपको बता दिया कि आप घूमते हुए चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड याद कर जाओ, फॉर्मूला आ जाएगा। डायपोल मोमेंट याद कर जाओ, फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें फॉर्मूले से कुछ नहीं आएगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब सीखो, फाइंड आउट इंक्लिनेशन। एक एक शब्द का मीनिंग सेट करो। इंक्लिनेशन फाइंड करना है, मतलब डिप फाइंड करना है। अब वो डिप ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, अब वो देखना पड़ेगा कौन सा है। फाइंड आउट इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। अब देखो यहां से पत्ते खुलने शुरू हुए, इन अ प्लेन अदर दैन मैग्नेटिक मेरिडियन, तो हमें इंक्लिनेशन निकालना है इन अ प्लेन अदर दैन मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका मतलब फॉल्स एंगल ऑफ टिप चाहिए, विच इज लोकेटेड। अब ये प्लेन लोकेटेड है, ठीक है ना, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन से ये दूसरा प्लेन 30 डिग्री के एंगल पर लोकेटेड है, यानी थीटा दे दिया, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे दिया। आगे ट्रू एंगल ऑफ डिप 45 डिग्री, तो चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता रहा है ये, और ट्रू एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है। फॉल्स एंगल ऑफ डिप निकालना है, लगाओ अब फॉर्मूला, अब तो नहीं अटकेंगे आप, ठीक है ना, अब आप कर लोगे। तो tan डेल्टा डैश tan 45 बाय cos 30, tan 45 हो गया 1, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो डेल्टा डैश की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2/√3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फॉल्स एंगल ऑफ टिप। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, अब फिर से पढ़ो। कहता है इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इन अ प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन इज 60 डिग्री। अब आप बताओ क्या है ये, ट्रू एंगल है या फॉल्स एंगल ऑफ टिप है। तो इंक्लिनेशन इन प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन यानी फॉल्स एंगल, अब तो आ गया होगा, अब नहीं जाना ये। तो फॉल्स एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है। आगे एंड इट्स इंक्लिनेशन, फिर से इंक्लिनेशन दे रहा है। अच्छा, इन मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में इंक्लिनेशन यानी ट्रू एंगल ऑफ टिप 45 डिग्री है।
फाइंड आउट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अदर प्लेन। तो अब तो थीटा निकालना है, ठीक है ना, सब पता है आपको। अब फॉर्मूला लगाओ और थीटा की वैल्यू निकालो। तो 1060 1045 बाय कॉस थीटा, 1060 हो गया बेटा हमारा √3, ये 1 बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 बाय √3 और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 1 बाय √3। तो मेरे ख्याल से एक चीज़ तो मैंने आपके दिमाग में सेट कर दी है, फॉल्स एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप और दोनों के बीच का एंगल। अब आगे चलते हैं, अब गलती नहीं होनी चाहिए इसमें आपकी। नेक्स्ट ये देखो, इस बवाल में नहीं पढ़ना, याद कर लो। अब बोल रहा हूँ याद कर लो, अब दिमाग नहीं लगाना। अब क्या याद कर लो, पहले रिजल्ट सुनो। देखो जरा, 3 प्लेन है हमारे पास। पहले मैं कहाँ हो जाऊँ, मैं यहाँ हो जा रहा हूँ। येलो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है ना। इन 3 प्लेन की खासियत क्या है? येलो वाला मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक, तो इसमें जो एंगल मिलेगा ट्रू एंगल ऑफ टिप मिलेगा। ग्रीन वाला अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन है, फॉल्स एंगल ऑफ टिप मिलेगा। ये प्लेन नंबर 1 है। ब्लू वाला अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये ब्लू वाला ग्रीन वाले के परपेंडिकुलर है। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना। ब्लू वाला ग्रीन वाले के परपेंडिकुलर है, ग्रीन वाला थीटा एंगल पर है, तो ब्लू वाले का एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। तो इसमें भी जो एंगल ऑफ डिप मिलेगा वो फॉल्स एंगल ऑफ डिप मिलेगा। तो टोटल 3 प्लेन है, ठीक है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट प्लेन। दैट मीन्स ये मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 माइनस थीटा पर है, तो ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पर है। तो इन दोनों के फॉल्स एंगल ऑफ टिप और इस ट्रू एंगल ऑफ टिप का रिलेशन आपसे आई थिंक 2018 में पूछा गया था। ये ओरिजिनल एचसीवी का कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो कोई इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, डेराइव करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। तो इसके अंदर मैंने फॉल्स एंगल ऑफ डिप की वैल्यू निकाली, बी वर्टिकल बाय बी एच कॉस थीटा, वही फॉर्मूला लगाया 10 डेल्टा बाय कॉस थीटा। इसमें मैंने 10 डेल्टा 2 की वैल्यू निकाली, 10 डेल्टा बाय साइन थीटा, इधर से कॉस थीटा इधर से साइन थीटा पकड़े, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 करते हुए ये रिजल्ट आ गया। तो मैंने बोला नहीं याद करना, काम खत्म। तो एज इट इज ये रिजल्ट पूछा गया था। तो डेल्टा 1 इज एंगल बिटवीन first plane and magnetic meridian. Delta 2 is angle between second plane and magnetic meridian. This second plane is perpendicular to first plane. और अब आप रिजल्ट याद कर लो। तो कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। ये दो फॉल्स एंगल ऑफ टिप इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन एंड ट्रू एंगल ऑफ टिप के बीच का रिलेशन है, एज इट इज पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, बट उससे पहले आता है टेंजेंट लॉ, ठीक है ना। अब टेंजेंट लॉ समझने के लिए पहले एक छोटा सा बेसिक प्रिंसिपल समझो, ठीक है ना। अगर हमारे पास मैग्नेटिक कंपास बॉक्स है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखें तो ये नीडल अपने आप को फील्ड के डायरेक्शन में इंक्लाइन कर लेती है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फील्ड होती है वो BH होती है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई मैग्नेटिक नीडल खुद को BH की तरफ ले जाएगी। तो आप अपने फ़ोन को, ठीक है ना, ये मैंने पूरा फ़ोन से सिखाया था इनको, जो मेरे को याद अच्छी तरीके से, जब मैं कंपास बॉक्स पढ़ा रहा था तो कंपास से डायरेक्शन देखना है मैंने फ़ोन के थ्रू सिखाया हुआ है। ये वीडियो लेक्चर में भी सिखाया है, क्लास में भी वैसे ही बताता हूँ। तो आप भी अपना फ़ोन, नहीं अभी तो वीडियो देख रहे होगे आप उस पर, तो आप भी अपना फ़ोन यूज़ करके देखना, उसके अंदर कंपास बॉक्स होगा। कंपास बॉक्स को ऐसे नहीं रखते, ऐसे रखते हैं। इस तरीके से रखने पर देखना उसका नॉर्थ पोल एक खास डायरेक्शन में इंक्लाइन कर लेगा। वो नॉर्थ पोल जिस तरफ जाएगा मैग्नेटिक नीडल का, वो BH का डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ, साउथ, और ये प्लेन कहलाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक वेस्ट, मैग्नेटिक ईस्ट, ऐसे ढूंढे जाते हैं डायरेक्शन। तो सिमिलरली मेरे पास एक कंपास बॉक्स है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा और इसने खुद को BH की तरफ इंक्लाइन कर लिया, ठीक है ना। तो इसकी नीडल BH के डायरेक्शन में चली गई, इसका नॉर्थ पोल BH की तरफ इंक्लाइंड हो गया। सेम ऐसा ही आपको फोन के अंदर भी दिखाई देगा। ये ध्यान रखना, ये वर्टिकल प्लेन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब मैं इसको ऐसे बोर्ड को करके लिखूंगा तो आपको कहाँ से दिखेगा। तो ये बोर्ड तो अभी खैर वर्टिकल प्लेन में, बट कंपास को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिया हुआ है। अच्छा, अब करते क्या है, पहले टेंजेंट लॉ ध्यान से सीखना। तो ये नीडल हमारी BH की तरफ घूम गई। अब क्या किया हमने, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करी BH के परपेंडिकुलर, या बोलो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इस नीडल के ऊपर टॉर्क लगाती है। ये तो लगा ही रही है टॉर्क, भाई टॉर्क का फॉर्मूला mv sin थीटा होता है ना। तो ये भी टॉर्क लगा रही है, ये भी टॉर्क लगा रही है। नीडल बेचारी ना इधर जा पाई ना उधर जा पाई, ये बीच में लटक गई। क्यों? क्योंकि इस जगह पर इसकी और इसकी टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर गई। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल जो पहले इस तरफ थी, यहाँ से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो गई, ठीक है ना। तो इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन या BH इज थीटा। अब यहाँ पर इस जगह पर इन दोनों की लगने वाली टॉर्क को हम बैलेंस करते हैं। तो एक्सटर्नल और BH को हमने बैलेंस किया, हमारे पास B एक्सटर्नल आ गया, BH tan थीटा।
इस लॉ को बोला जाता है टेंजेंट लॉ फॉर परपेंडिकुलर फील्ड। तो ये बी एक्सटर्नल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो बी एच के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। थीटा वो एंगल है जितने से नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है बी एच के डायरेक्शन से। तो आई थिंक आपको टेंजेंट लॉ की अकल आ गई होगी, समझ आ गया होगा कैसे लगाना है। फिर से दिमाग में सेट कर लो, कंपास बॉक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिया, नीडल बी एच की तरफ जाएगी, तुरंत परपेंडिकुलर फील्ड चलाई, ये नीडल को घुमाएगी थीटा एंगल से, और बी एक्सटर्नल बी एच टेन थीटा के बराबर होगा। तो इस तरीके से करके टेंजेंट लॉ लगता है। इस पे बेस्ड होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। बट उससे पहले सवाल है, तो आज वो सवाल देखते हैं। ये कह रहा है एट अ सर्टेन प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 20 माइक्रो टेस्ला। तो हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, बीएच नहीं दे रखा। तो ऐसे ही एग्जामिनर हमें बीएच नहीं देता, हमें बीई दे देता है, रिजल्टेंट फील्ड दे देता है। कोई बात नहीं, हम बीएच खुद निकाल लेंगे। नेक्स्ट, एंड एंगल ऑफ डिप दे दिया 45 डिग्री। तो हमें बीई दे दिया, डेल्टा दे दिया, तो बीएच तो हम तुरंत कंपोनेंट मार के निकाल लेंगे, बीई कॉस डेल्टा। बीई की जगह आपने डाला 20 माइक्रो टेस्ला और कॉस डेल्टा की जगह 1/√2 आ गया। रीजन कि डेल्टा का वैल्यू 45 है, तो यहां से √2 था ये, यहां से रिजल्ट आ गया 10√2 माइक्रो टेस्ला। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पीएच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब कथा आगे बढ़ती है। ये कहता है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन इज स्विच्ड ऑन। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट लॉ में ही लगाई जाती है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं लगाई जाती। इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इट डिफ्लेक्ट्स मैग्नेटिक नीडल बाय 30 डिग्री। फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बोलते नहीं, कई बार टेंजेंट लॉ हम यूज कर रहे हैं, सीधे आपको न्यूमेरिकल ऐसे देंगे। इसके लिए अब आपके पास अकल होनी चाहिए। तो अब हमने लगाया टेंजेंट लॉ, तो बी एक्सटर्नल हो गया बी एच टेन थीटा, बी एच की जगह मेरे पास आ गया 10√2 माइक्रो टेस्ला इंटू 10, डिफ्लेक्शन हो गया 30 डिग्री का। तो 10√2 10/30 बेटा कितना होता है 1/√3, तो 10√2/√3 माइक्रो टेस्ला। ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आ गया। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था जो टेंजेंट लॉ के ऊपर बेस्ड है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें टेस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी, वो प्रैक्टिस करके तो कहाँ आप लोग कहाँ से ढूंढोगे, कितनी चीज़ कर लोगे अपने आप से। इसलिए मैंने ये टेस्ट आपको दे रखे हैं, इसके अंदर सब कुछ है, ठीक है ना। सारी चीज़ तो मेरी सिलेक्टिव है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एज इट इज़ वैसा का वैसा ही टेस्ट के अंदर है, वो कर लोगे। आपको इसके अलावा कुछ और नहीं करना, ठीक है ना। इतना आ गया, मोर देन एनफ है भाई, ठीक है ना। लास्ट मोमेंट पे इतना जो पड़ जाए वो क्लियर कर जाता है। अब चलते हैं आगे। ये जो एपरेटिस देख रहे हो इसको बोलते हैं हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। ये बेस्ड होता है टेंजेंट लॉ के प्रिंसिपल पर, जिसमें आप देख रहे हो कि ये बीच में एक कंपास बॉक्स है, ठीक है ना, जिसके ऊपर रीडिंग आप देख रहे हो। ये जो सर्कुलर पोर्शन देख रहे हो आप स्टील का, इसके अंदर करंट कैरिंग वायर होती है। तो जैसे ही ये करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कराया जाता है, नीडल ये करंट कैरिंग वायर सेंटर पर एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस करती है। मतलब इसमें बी एक्सटर्नल हम इस करंट कैरिंग सर्कुलर पोर्शन की वजह से प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे ही इसमें करंट दौड़ाया जाता है, बी एक्सटर्नल आता है और ये नीडल को अपनी तरफ डिफ्लेक्ट करा देता है। अब यहाँ से बनता है हमारा टेंजेंट लॉ। अब देखो, तो हमने लगाया टेंजेंट लॉ का प्रिंसिपल, बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा। एक्सटर्नल प्रोड्यूस कर रहा है सर्कुलर वायर अपने सेंटर पर, तो सर्कल के सेंटर पर फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2r, नंबर ऑफ टर्न्स n डाले तो म्यू नॉट एन आई बाई 2r। यहाँ से आई का वैल्यू आया, पर ये मत रखना, ठीक है ना। क्या याद रखना, जैसे ही टेंजेंट गैल्वेनोमीटर सुना बस टेंजेंट लॉ लगाओ, बी एक्सटर्नल बराबर बी एच टेन थीटा। बी एक्सटर्नल कौन ला रहा है, सर्कल ला रहा है अपने सेंटर पर, बस इतना ध्यान रखो, इससे आपका कंसेप्ट सॉलिड रहेगा। तो बी एक्सटर्नल की जगह म्यू नॉट एन आई बाई 2r इज इक्वल्स टू बी एच टेन थीटा। मैं तो इसी तरीके से लगाता हूँ, ये मैंने आपके लिए लिख दिया। अब कहने वाले इसे कहते हैं गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट है, और बच्चे इसे रट डालते हैं कि आई बराबर के टेन थीटा, उनका जीवन खराब हो जाता है, ठीक है ना। उनको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की हवा भी नहीं लगती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो ये याद करके गया वो गया, और जिसको ये आया वो सवाल कर जाएगा। तो मेरा सजेशन है ये याद रखो, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम देखो, अब प्रॉब्लम में हमारे पास डाटा ये दे रखा है, तो इसमें ये पीठ पीछे वार नहीं कर रहा, सीधे सीधे बोल रहा है भाई मैदान में आके टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। तो चिल्ला चिल्ला के उसने अपनी स्कीम बताई है, ठीक है ना। अब टेंजेंट गैल्वेनोमीटर उसने बताया है, तो अब क्या करोगे, तुरंत टेंजेंट लॉ दिमाग में लाए, बी एक्सटर्नल बराबर बी एच टेन थीटा। हमें पता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में बी एक्सटर्नल सर्किल के सेंटर की फील्ड होती है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r डाला। आगे बढ़ते हैं। व्हेन करंट ऑफ 2 milliampere is passed through 50 turns of coil, needle get deflect by 30 डिग्री। तो डाटा दिया गया, करंट इतना, टर्न्स इतने, डिफ्लेक्शन इतना, सारा डाटा हमने स्कैन कर लिया। आगे फाइंड आउट करंट दैट मस्ट बी पास थ्रू 100 टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करें, 100 कर दिए,
टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन लाने के लिए हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, यानी सवाल का पता लग गया, रेशियो का सवाल है। तुरंत हमने टेंजेंट लॉ लगाया, बी एक्सटर्नल बराबर बी एच टेन थीटा, म्यू नॉट एन आई बाय 2r बराबर बी एच टेन थीटा। जो चीजें कांस्टेंट है बदल नहीं रही उनको उड़ा दिया, तो म्यू नॉट 2r बी एच गायब हो गए, तो एन आई प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। अब जो याद करके जाता आई बराबर के टेन थीटा वो कहां से कर पाता आप बताओ? वो तो बेचारा फंस गया पहली स्टेप में ही। अब वो तो के के बारे में गुण गाएगा कि यार ये के क्या था, पहले यही सोच लूं, तो उसको याद ही नहीं आएगा, सवाल ही गया उसका। तो इसलिए ऐसे कंसेप्ट्स आपके पास होने चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो यहां से रिजल्ट बना एन आई प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, तो n1 I1 बाय n2 I2 इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2। बस अब डाटा पुट कर दो, n1 50, n2 100। I1 का वैल्यू हमारे पास 2 मिली एम्पियर, I2 हमें निकालना है, tan थीटा 1 30 डिग्री एंड tan थीटा 2 tan 45 हो गया। अब बस सही से सॉल्व कर लो, तो ये बना 1/2, 1/2 से 2 कट गया तो इधर आया 1/√3, तो I2 की वैल्यू मेरे पास आ गई √3 मिली एम्पियर। तो नए करंट का वैल्यू हमारे पास आ गया √3 मिली एम्पियर, सच दैट डिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री। अब तो आ जाना चाहिए भाई, इस टाइम पे आपने ये चीज़ भी फुल डिटेल से पढ़ डाली, अब तो आपको अकल खुल जानी चाहिए। अब चलते हैं आगे। देखो अब एक और रिजल्ट है, ये याद कर लो, इसकी दिक्कत नहीं है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब वो जगह है जहां बार मैग्नेट की फील्ड BH को कैंसिल कर जाए। इसमें दो पोजीशन होती है, ठीक है ना। वो दो पोजीशन ये होती है, मैग्नेट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, यानी मैग्नेट ऐसे ही रखना है, ऐसे नहीं रखना, ठीक है ना, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। नॉर्थ पोल की तरफ हो, तो नॉर्थ की तरफ हो, नॉर्थ पोल, ठीक है ना, ऑफ मैग्नेट फेसिंग नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, और एक में नॉर्थ पोल इज फेसिंग, अब इसकी मैं ये थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करूं, तो एक में नॉर्थ पोल इज फेसिंग नॉर्थ पोल एंड एक में नॉर्थ पोल इज फेसिंग साउथ पोल। ये थोड़ा सा डाटा यहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें कैसे करके क्या मतलब है वो सुनो। यहां पर बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है, तो ऐसे में ये तो BH हो गया। अब बार मैग्नेट इक्वेटोरियल लाइन पर ऐसी फील्ड प्रोड्यूस करता है जो BH के अपोजिट डायरेक्शन में होती है और उसको कैंसिल कर देती है। तो याद रखना, नॉर्थ की तरफ हो तो इक्वेटोरियल लाइन पर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। बार मैग्नेट का नॉर्थ फेसिंग टुवर्ड्स साउथ पोल, तो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ है, तो बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ है। ऐसे में एक्सियल लाइन पर न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। तो न्यूट्रल पॉइंट दो जगह पर होता है, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ होने पर इक्वेटोरियल लाइन पर, नॉर्थ पोल साउथ की तरफ होने पर एक्सियल लाइन पर। दोनों में एक ही काम करना होता है, बार मैग्नेट की उस फील्ड को BH के बराबर कर दो, सच दैट उधर नेट फील्ड 0 हो जाए। और अगर मैग्नेटिक नीडल रखोगे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। तो इस केस में आप देख लो, इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो इक्वेटोरियल लाइन की फील्ड कितनी थी, KP/R3, उसको यहाँ लिखा म्यू नॉट बाय 4πm/d3, BH के बराबर किया। यहाँ पर देख लो एक्सियल लाइन की फील्ड 2kp/r3, तो म्यू नॉट बाय 4π2m/r3 BH के बराबर किया है। तो ये न्यूट्रल पॉइंट का आपका कंसेप्ट होता है। ये भी थ्योरेटिकली डायरेक्ट आपके बारे में इसके बारे में पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। इसमें क्या होता है, बार मैग्नेट को हम एक पैन में रख के, ठीक है ना, BH की प्रेजेंस में ऑसिलेट कराते हैं, और इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/mBh। I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, m आप जानती हो डायपोल मोमेंट, BH होगी हॉरिजॉन्टल फील्ड। ऐसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल को ऑसिलेट कराओगे तो टाइम पीरियड 2π√I/PE हो जाएगा, जहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके कुछ छोटे मोटे केसेस देख लो, जैसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको तो याद करना है। अगर हम एक बार मैग्नेट को n छोटे छोटे पार्ट में काटें, तो हर पार्ट का, कटे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/n नहीं होगा, वो देखना। तो हर पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/n³ हो जाएगा, ठीक। वो क्यों, क्योंकि एक तो मास m/n हो जाएगा, एक लेंथ l/n हो जाएगी, तो 1/12 ml², यानी हम एक थिन बार मैग्नेट की की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/n³ आ जाएगा। अब अगर हम उस सिंगल पीस को, ठीक है ना, जो हमने n पार्ट में काटा है, तो कटे हुए सिंगल पीस को अगर हम ऑसिलेट कराएं, तो अब नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2π, I की जगह I/n³, m की जगह m/n, पुट करने पर नया टाइम पीरियड आया पुराना टाइम पीरियड बाय n। तो अब इस पे सवाल ऐसे है, तो एक बार मैग्नेट को ऑसिलेट कराया जाता है, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 1 सेकंड है। अब उसके 4 पार्ट्स किए जाते हैं और किसी एक पार्ट को ऑसिलेट कराया जाता है, नया टाइम पीरियड बताओ, तो सीधे T/n लगा दो, यानी 1/4 सेकंड, सवाल खत्म। तो ये वो चीज़ है जिसमें दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मैंने लगा दिया है, ठीक है ना। अब आप अगला चीज़ देखो,
तो ये सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड है। अब इस वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर की हेल्प से हम दो बार मैग्नेट के डापोल मोमेंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। कंपेयर करने का जो मेन एक्सपेरिमेंट आता है, ये तो बेसिक थ्योरी मैंने यहाँ पर दे रखी है, आप पढ़ सकते हो अपने आप से। तो कंपेयर करने का जो मेन सेक्शन आता है वो ये वाला है, इस पे बनता है न्यूमेरिकल। जब दो बार मैग्नेट को एक साथ, ठीक है ना, एक साथ सम की पोजीशन में या डिफरेंस की पोजीशन में, अब सम और डिफरेंस क्या है, सम तब होगा जब दोनों डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, और वो तब होंगे जब नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ एक साथ पेयर करके रखे जाएंगे। अगर पोलैरिटी अपोजिट करके रखी जाएगी तो ऐसे में डिफरेंस आ जाएगा डायपोल मोमेंट का। तो पुराना टाइम पीरियड, सम वाला टाइम पीरियड हमारे पास आएगा 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे उलट पुलट करने पर, कारण कि I जो होता है वो आपका वेक्टर फॉर्म में ऐड नहीं होता, बट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर तरीके से ऐड होता है। तो टाइम पीरियड सम वाले सिचुएशन में हमारे पास आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर M1 प्लस M2, और डिफरेंस वाली पोजीशन में आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर M1 माइनस M2, यानी इधर डायपोल मोमेंट कम हो गया तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ गया, इधर डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो गया तो टाइम पीरियड कम हो गया। अगर दोनों डायपोल सेम डायपोल मोमेंट के होंगे ना, तो ऐसे में डायपोल मोमेंट का टाइम पीरियड डिफरेंस वाली पोजीशन में जीरो नहीं इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होने का मतलब वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। तो अगर दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट अपोजिट पोल में करके लगा दिए गए और उनको फील्ड में ऑसिलेट कराया जाए तो वो ऑसिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इनका रेशियो वगैरह ले करके यहाँ से M1/M2 की वैल्यू निकालते हैं। M1 ध्यान रखना बड़ा वाला और M2 छोटा वाला। तो बड़े वाले के सामने पूरा दोनों का सम आ जाएगा, छोटे वाले के सामने दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो बड़े वाले के सामने बड़ा वाला रिजल्ट, छोटे वाले के सामने छोटा वाला रिजल्ट। अब बड़े वाले के सामने बड़ा वाला तो TD² प्लस TS², यानी डिफरेंस वाले के टाइम का स्क्वायर प्लस सम वाले के टाइम का स्क्वायर बाई TD² माइनस TS²। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको याद करके आप सवाल बगैर दिमाग लगाए भी लगा सकते हो। जैसे ये रहा, कहता है 2 मैग्नेट आर हेल्ड टुगेदर इन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एंड अलाउड टू ऑसिलेट इन अर्थ फील्ड विद लाइक पोल टुगेदर। तो लाइक पोल टुगेदर यानी कौन सी पोजीशन हो गई, सम वाली। 12 ऑसिलेशन पर मिनट, ये टाइम पीरियड नहीं है, 12 ऑसिलेशन में 12 ऑसिलेशन में 1 मिनट लगता है, टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन के लिए होता है। तो फॉर 1 ऑसिलेशन टाइम पीरियड इज 1/12 मिनट। अब ये कहता है नाउ अनलाइक पोल्स टुगेदर, और 4 ऑसिलेशन पर मिनट मिल रहा है तो डिफरेंस वाली पोजीशन का 1/4 हो गया, क्योंकि हमें डायपोल मोमेंट का रेशियो निकालना है। ऐसे में जो कॉमन होगा वो पहले ही चला जाएगा। तो आपको पुरानी चीज़ याद है ना, जो कॉमन होता था उसको हटा दो, तो कॉमन 1/4 हटाया तो इसकी जगह 1/3 आ गया, इसकी जगह 1। अब तो बहुत आसान खेल हो गया। तो TD² प्लस TS² बाई TD² माइनस TS², TD की जगह आ गया 1, TS की जगह 1/3, तो ये बना 1 प्लस 1/9, 1 माइनस 1/9। आप देख लो कितना आसान सा हमारा रिजल्ट बन गया 5/4। तो अब तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का सम और डिफरेंस का सवाल भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब ये आता है भाई याद करने वाला पोर्शन, इसमें मेरी 1% दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैंने थ्योरी आपको दे दी है। पैरा डाया फेरो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी है यहाँ पर, आप इसकी थ्योरी अपने आप से पढ़ो, ठीक है ना। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो ज़रूर बता दे रहा हूँ। तो एक तो पैरा डाया फेरो की ये थ्योरी आपको पढ़नी है, ठीक है ना, कि पैरा के अंदर लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड होते हैं, डाया में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है ना। और फेरोमैग्नेटिक के अंदर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड होते हैं, ये वीकली मैग्नेटाइज होता है, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है बहुत थोड़ा सा, ठीक। तो ये चीज़ें बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़नी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पैरामैग्नेटिक लिक्विड रखने पर, ठीक है ना, क्या होगा, रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा, क्या होगा, डाया रखने पर क्या होगा, फेरो रखने पर क्या होगा, तो ये चीज़ें आपने स्टडी करी हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, कितना फ्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूस्ड होगा, इसको I/H बोलते हैं। तो इसकी कितनी होगी, इसकी काफ़ी कम होती है, इसकी नेगेटिव होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसके लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसकी लेस देन 1 होती है, और इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर दैन 1 होती है, और इसकी हाईली ग्रेटर दैन 1 होती है। अच्छा, अब ये क्यूरी लॉ आता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। फेरोमैग्नेटिक के लिए क्यूरी लॉ नहीं लगता, डाया के लिए नहीं लगता। फेरो के लिए क्यूरी लॉ तब लगता है जब एक क्यूरी टेम्परेचर आए जहाँ पर फेरो पैरा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उस जगह से क्यूरी लॉ लगना शुरू हो जाता है। तो कायम यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू C/T माइनस TC, वेयर TC इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर एंड दिस T इज टेम्परेचर अबव क्यूरी टेम्परेचर। तो ये थ्योरी आपको पढ़नी है, ठीक है ना, जो मैंने आपको इसकी समरी दी। अब आगे सुनो। इसी तरीके से I वर्सेस H, I होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितनी इंटेंसिटी तक फील्ड उसके अंदर मैग्नेटाइज्ड हुई है। तो ये इसका I वर्सेस H का ग्राफ है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया डाया का, ये हमारे लिए हो गया
ये हमारे लिए हो गया पैरामैग्नेटिक का और ये हमारे लिए हो गया फेरोमैग्नेटिक का। इसका ग्राफ जो आप देख रहे हो वो हिस्टेरेसिस ग्राफ है, आगे चल के भी आपको मिल जाएगा। डाया के लिए मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आप देख सकते हो नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना। पैरा के लिए मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिके कर रही है। क्यों? क्योंकि क्यूरी लॉ फॉलो हो रहा है। इसमें क्यूरी टेम्परेचर के बाद इन्वर्स रिलेशन फॉलो हो रहा है, इसमें टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, कांस्टेंट है और नेगेटिव है। ये ग्राफ भी आपको याद रखने हैं, ये तीनों ग्राफ और ये तीनों ग्राफ। अब नेक्स्ट देखो, ये हिस्टेरेसिस का ग्राफ है, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का। तो यहाँ पर सब्सटेंस मैग्नेटाइज हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर रीमैग्नेटाइज हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ। तो ये मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का ग्राफ है। इतने पोर्शन को बोलते हैं रिटेंटिविटी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड बची। इतने को बोलते हैं कोएर्सिविटी, कि अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड को ख़त्म करने के लिए कितनी एक्सटर्नल फील्ड की ज़रूरत है। इस पूरे के एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सारी थ्योरी मैंने यहाँ पर आपको दे रखी है, तो आप इसको अपने नोट्स के अंदर जो आपको मिल रहे हैं क्रैश कोर्स के अंदर, उसके अंदर से आप इसको ज़रूर स्टडी कर लेना, छोड़ना मत। तो कौन सा मटेरियल किस तरीके का होता है, ठीक है ना, उसके बारे में मैंने दिया हुआ है। जैसे 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 आप यहाँ पर देखना लास्ट पेज पर, इस पेज पर आपको मिल जाएगा सॉफ्ट आयरन के लिए हिस्टेरेसिस ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्टील के लिए कैसा होना चाहिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने पढ़ करके जाने हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो मैंने अभी लिख के दी ये आपने याद करके जानी है, छोड़ के मत चले जाना। मैंने सारी चीज़ एक जगह दे दी, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, विद एक्सप्लेनेशन है, तो आप आराम से इसको स्टडी कर सकते हो। अब आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बारी, ठीक है ना। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं टेस्ट से देने जा रहा हूँ और उनको आप प्रैक्टिस करो। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले टेस्ट से करने, कंसेप्चुअल और एडवांस से। ये आपके क्रैश कोर्स की पीडीएफ नोट में लास्ट में आपको मिलते ही हैं, तो इसमें से देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप पीडीएफ नोट में से देख लेना, वहाँ आपको फुल डिटेल से ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, मोस्टली इसमें थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, वो थ्योरी के प्रॉब्लम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ग्राफ है, तो अब आप प्रैक्टिस करो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा ईएमआई। थैंक यू सो